चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। बच्चों ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे करीब करीब इस अकेले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जो नीट में कवर होते हैं और इस चैप्टर का लिंकअप आपको 11th के चैप्टर प्लांट किंगडम से भी कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसके हर एक लाइन को वही समझने की कोशिश करेंगे। मैं बाप से बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एक 4 नंबर के क्वेश्चन कहीं से पुट अप हो सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना होगा बच्चों। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हर एक लाइन को। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। देखिए, ऑल फ्लोरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फूल वाले पौधे आप देखते हैं, जो भी फूल देते हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये आपको तो बात पता ही होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना वेरिएशन आएगा नहीं, और वेरिएशन जब तक आएगा नहीं तब तक चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो सभी फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and seed। मतलब क्या हुआ कि जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसी फूल को हम जब देखते हैं तो उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर होता है, फ्लोरल पार्ट होते हैं, कोरोला, कैलिक्स, ठीक है। सो एन अमेजिंग रेंज मतलब एक ऐसी रेंज दिखाते हैं जिससे ये श्योर हो जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन प्रोडक्ट होगा फ्रूट और सीड, वो बनाएंगे। और देखिए यहाँ से ही एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि व्हाट इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो क्या होगा? फ्रूट एंड सीड। इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिएगा। एनसीईआरटी में आप एक लास्ट में पढ़ेंगे सीड के बारे में, वहाँ पर लिखा होगा सीड इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में दो बातें दो तरीके से लिख दी, लेकिन आप बात याद रखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर किस हिसाब से देना है उसको डिपेंड करता है क्वेश्चन उसने किस हिसाब से पूछा है। मतलब अगर उसने एग्ज़ाम में पूछा है कि व्हाट इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लीजिए फ्रूट, सीड, बॉथ, नन ऑप्शन दिया तो बॉथ मारेंगे, ऐसा तो है नहीं सीड मार देंगे, ठीक है, चाहे फ्रूट मार देंगे, बॉथ मारेंगे। हाँ, अगर फ्रूट और सीड में से एक ही चीज़ दिया तब हम फ्रूट या सीड को ही चूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तब आगे शुरू करते हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। उससे पहले कुछ बातों को हम समझ लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, लेकिन अब फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स का मतलब होता है जो फ्लावर देते हैं, जो पौधे जो प्लांट फ्लावर देते हैं ना, फेनरोगेम्स कहते हैं, ठीक है। वो एंजियोस्पर्म होते हैं मेनली। अब होता है दूसरा इन जिम्नोस्पर्म, फ्लावर इज एब्सेंट। आप 11th में पढ़ा होगा आपकी, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड सीड होता है, ठीक है, और उसमें जो फ्लावर नहीं होता है। और क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स में दो पार्ट होते हैं, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? नॉन वेस्कुलर का मतलब ये होगा जिसमें टिश्यू ना पाया जा रहा हो, ठीक है। वो कौन से प्लांट होंगे? ब्रायोफाइट्स होंगे। चलिए आपको ये पता चल गया होगा फेंड्रोगेम्स किसको कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है। क्रिप्टोगेम्स दो टाइप के होते हैं, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। वेस्कुलर में जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और नॉन वेस्कुलर में जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता होगा। तो ये बाहर का एनसीईआरटी का, लेकिन फिर भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है टर्मिनोलॉजी को। अब ये देखिए, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमोर्टल। जाहिर सी बात है भाई, फ्लावर किसको अच्छे नहीं लगते? हर किसी को फ्लावर अच्छे लगते हैं। तो ये वही कह रहा है कि बहुत पुराने समय से मनुष्यों का फ्लावर के प्रति एक गहरा संबंध रहा है। इंटीमेट माने एक बहुत अच्छा संबंध, ठीक है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर होते हैं जो विभिन्न त्योहारों में विभिन्न प्रकार के फ्लावर दिए जाते हैं, जैसे एस्थेटिक, पूजा पाठ में गुड़हल का फूल, ठीक है, गुड़हल का फूल ये कहता है, और इसका फूल भी, बहुत सारे फूल जो है पूजा में किए जाते हैं यूज। ऑर्नामेंटल, बहुत सारे फूल होते हैं जो सजावट में यूज किए जाते हैं। दीपावली में आप लोग सजावट करते होंगे, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस, बहुत सारे फूल होते हैं जो किसी एक सोशल इशू को भी वो कर सकते हैं, सॉरी मतलब सोशल इशू को भी वो कभी कभी शो ऑफ करते हैं, ठीक है। रिलीजियस, बहुत सारे फूल होते हैं जो रिलीजियस भी होते हैं, ठीक है। एंड कल्चरल वैल्यू, अब फ्लावर्स का अपना कल्चरल वैल्यू भी है, ठीक है। They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning।
अब ये लव वाली बात तो आपको समझ में आएगा। वैलेंटाइन डे जब आता है, बहुत ढेर सारे गुलाब के फूल बिक जाते हैं। उस मार्केट में आधे लाल गुलाब फूल बिक ही जाते होंगे, लेकिन आपको बात पता है, वाइट गुलाब भी होता है, दोस्ती के लिए होता है, वो कोई नहीं देता होगा जल्दी, ठीक है। और बहुत सारे हैं, ठीक है। फ्लावर बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग से बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है। और ये जो मैंने लाइन एनसीईआरटी का अंडरलाइन की हुई, आप भी प्लीज़ इस तरीके से अंडरलाइन करिएगा। देखिए, ये अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, आपको हर बार सबसे ज़्यादा यही पढ़ना है। लेकिन जब आप खुद से भी पढ़ेंगे तो पूरी एनसीईआरटी को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन का अपना वैल्यू होता है, हर लाइन का एक अपनी रिलेशन होता है, पीछे नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली, दिस दैट। तो इन सब चीज़ों का बहुत। बच्चों, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, फ्लोरिकल्चर। व्हाट इज़ द फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब फ्लावर किस तरीके से रखे जाते हैं, किस फ्लावर का क्या काम होता है, उससे कौन से औषधि बनती है, उससे क्या बहुत सारे, मतलब फ्लोरिकल्चर का मतलब हुआ है कि जिसमें मेनली फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं, हर एक उसके पार्ट का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको फिर से जान लीजिए। पॉलिनोलॉजी मतलब पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी। पोमोलॉजी किसको कहते हैं? फ्रूट की स्टडी को। एंथोलॉजी किसको कहते हैं? फ्लावर की स्टडी को। फ्लावर की स्टडी को क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। तो कुछ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी जानना चाहिए, हालांकि एग्जाम में आने के चांसेस नील हैं, ठीक है, फिर भी आप लेकिन जानिए। अभी देखिए, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये हुआ इस लाइन का कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए, मतलब जीव वैज्ञानिक के लिए, फ्लावर जो होता है ना, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल के तौर पे क्या होता है? अद्भुत होता है, अविश्वसनीय होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान भी होता है, ठीक है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. मतलब इस लाइन का ये हुआ कि जो हम फ्लावर देखते हैं ना प्लांट में ना, चाहे गुड़हल का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे अड़हुल का फूल हो, ठीक है, जो भी फ्लावर देख रहे हैं, वो फ्लावर ऐसा नहीं कि तुरंत आ गए, नहीं। प्लांट ने काफ़ी सोच समझ के पहले डिसाइड कर लिया था कि ये फ्लावर देगा, ठीक है, बहुत पहले। हमें फ्लावर दिखने से पहले प्लांट ये डिसाइड करते हैं कि ये फ्लावर देगा, ठीक है, तब जाकर हमें फ्लावर दिखता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे फ्लावर आ गया ना, प्लांट सोचता है बहुत पहले ही कि हमें फ्लावर दिखना है कि नहीं, मतलब हमें फ्लावर लोगों को दिखाना है कि नहीं अपना। तो वो क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं बहुत पहले से, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop. फ्लावर में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन? मेल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एंड्रोसियम मेल स्ट्रक्चर होता है, और गायनोसियम कौन होता है? फीमेल होती है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब आप इतना ये अलग से अलग, इनका स्ट्रक्चर इतना अलग होगा ना एंड्रोसियम और गायनोसियम का, कि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेल है और ये फीमेल ना, ये पहले से आपको पता चल जाएगा देख कर, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेस होते हैं। You would recollect that the endoecium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ. आप जैसे कभी कभी से प्लांट को लिए होंगे, तो एंड्रोसियम जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ whorl of stamen, मतलब स्टेमेन, मेल पार्ट में स्टेमेन पाया जाता है जिसको एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है, एंड्रोसियम रखता है, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और गायनोसियम क्या रिप्रेजेंट करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम आगे देखते हैं, सीक्वेंस अब देखेंगे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के, प्लांट के मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको ये दिख रहा होगा कि स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को और लिख लिया, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं और पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, फिगर 2.2 शो द टू पार्ट ऑफ टाइपिकल स्टेमेन। मतलब जो फिगर है 2.2, इसमें स्टेमेन के दो पार्ट दिखाए, कौन कौन? एंथर और फिलामेंट, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा एंथर और फिलामेंट, ठीक है। देखिए, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। अब ये देखिए, ये जो लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक है ना, मतलब लंबा, जो लंबा वाला पार्ट होता है फ्लावर का, वो क्या होता है? मेल का,
वो होता है फिलामेंट, ठीक है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और टर्मिनल मतलब टर्मिनल किनारे देखिए, ये बाइलोब्ड है कि नहीं, एक और दो लोब, इसको क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, और ये एग्जाम 2000 आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका था कि ये पूछा था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। थैलेमस ऑप्शन दिया हुआ था, पेटल्स ऑफ द फ्लावर नहीं दिया हुआ था। तो उन्होंने पूछा था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट किससे अटैच होता है, किससे आप बताएंगे, थैलेमस से बताएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर और डिफरेंट स्पीसी। मतलब आगे क्या बता रहे हैं कि नंबर और जो लेंथ ऑफ स्टेमेन है ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमेन ईच फ्रॉम ए 10 फ्लावर एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड यू वुड एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। जाहिर सी बात है भाई, नेचर में हज़ारों तरीके के प्लांट है जो फ्लावर देते हैं, तो उनका हज़ारों तरीके की स्ट्रक्चर भी होगी, ठीक है। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात और देखिए, एंथर होता है ना जनरली बाइलोब्ड होता है, ठीक है। देखिए लिखा होगा कि ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थिका, दैट इज दे आर डाइथिकस। आपको दिख रहा होगा बाइलोब्ड, ठीक है, ये बाइलोब्ड होते हैं। लेकिन मालवेसी का जो एंथस होता है ना वो मोनोथिकस होता है, ये एक्सेप्शन, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए ये सब चीज़ें लाइन आप पढ़ने से पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। द एंथर इज ए 4-साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। देखिए है ना, 1 2 3 4, तो वही बात। एंथर इज ए 4-साइडेड स्ट्रक्चर टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को अपने पास रखता है, ठीक है। दो, प्रत्येक में 2 होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ना, डेवलप होकर आगे क्या बना देती है, पॉलन सैक बना लेती है। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ये डेवलप होकर आगे क्या बनाती है, पॉलन सैक बनाती है। ये आपको दिख रहा होगा पॉलन सैक का स्ट्रक्चर, ये पॉलन सैक है, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये लाइन ऑफ डेसेंस है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कैसे एक्सटेंड करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ऐसे लंबाई में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है, ऐसे लंबाई में होती है। एग्जाम में ये सब पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, ठीक है। एग्जाम में सब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आप हर एक चीज़ को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसमें आप कुछ भी मतलब आप काट पीट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टाइपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर ए सर्कुलर इन आउटलाइन। अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आउटलाइन जब माइक्रोस्पोरेंजियम को देखेंगे ना जनरली सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। इसमें 4 वॉल लेयर होती है किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। आउटर 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है। ये क्या काम करेंगी, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। मतलब प्रोटेक्शन आपको समझ में आ गया है, ये सुरक्षा करेंगे किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। और किस में मदद करेंगी, डाइसेंस माने फूटना। एंथर जब फूटेगा तभी बेटा पॉलन जो है वो रिलीज होगा। ये आपको आगे मैकेनिज्म समझ में आएगा, डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। ये आपको याद, बस इतना याद रखिए कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर क्या क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। अब देखिए टेपिटम क्या काम करती है। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो इनरमोस्ट वॉल लेयर होती है टेपिटम, वो क्या काम करती है, पोषण देती है किसको, जब पॉलन ग्रेन भाई विकास, जैसे हम लोग हैं जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो कहा जाता है वो ना कि माँ, कहा जाता है कि फीमेल को कि आप खाना पीना अपना अच्छा रखिए। क्यों कहा है, क्योंकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का वो आपसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो आप क्या हुए, टेपिटम हुए, और बच्चा क्या हुआ, पॉलन ग्रेन हुआ। तो ऐसे समझने की कोशिश करिए, आप क्या, माँ क्या हुई, टेपिटम हुई, और बच्चा क्या हुआ, पॉलन ग्रेन हुआ। तो जब भाई माँ जब खाना अच्छे से लगी तभी ना वो अपने बच्चे को खाना दे पाएगी, मतलब एम्ब्रियो को। इसीलिए कहा जाता है कि नरिशेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो कौन काम करता है, टेपिटम क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को।
सेल ऑफ द टेपिटम पोसेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। जो टेपिटम की सेल वाल होती है क्या काम करती है, डेंस साइटोप्लाज्म रखती है, ठीक है, और जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। इसमें जनरली क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल वुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड। क्या आप ये सोच सकते हैं कि टेपिटल सेल कैसे मोर देन वन न्यूक्लियस शो करता है। हाँ, इसका एक रीजन होता है कि टेपिटम के पास क्यों मोर देन वन न्यूक्लियस। इसका रीजन होता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। मतलब ये हुआ कि जब एंथर यंग होता है तो उसमें एक होमोजीनस मतलब एक प्रकार की सेल्स का वो होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, जो कॉम्पैक्टली मतलब बहुत डेंसली पैक्ड, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ये क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, 2n डिप्लॉयड होता है मतलब। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। देखिए दे रहा है कि एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो ए मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेड। जब स्पोरोजेनस टिश्यू किसमें जाएगा, जो स्पोरोजेनस, आपको स्पोरोजेनस टिश्यू में अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ना, वो मियोटिक डिवीजन में जाता है। उससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है, ठीक है। और माइक्रोस्पोर टेट्रेड हैप्लॉइड होते हैं। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि टेट्रेड कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये बात याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रेड। आपको पता होनी चाहिए, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू, दिख रहा है। देखिए होमोजीनस सेल मतलब होमोजीनस मतलब एक ही प्रकार की सेल्स हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो दिख रहा है, जब सूक्ष्मदर्शी देखोगे तब ये दिखेगा कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन सी लेयर किस पोजीशन पर, उस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। एपिडर्मिस ये है, एंडोथीसियम ये है, मिडिल लेयर ये है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये है, और टेपिटल ये है, टेपिटम ये है। तो ध्यान में रखिएगा मार्किंग कौन कहाँ पे है। ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए as each cell of the sporogenous tissue each capable of giving rise to a microspore tetrad। मतलब ये कह रहा है कि इस, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि पढ़ा दिया कि जो स्पोरोजेनस सेल होती है ना, जो स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल होती है किस में जाती है, वो डिवीजन करती है, और डिवीजन को क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाती है, ठीक है। आपको कौन सा डिवीजन करती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक का मतलब क्या हुआ, मियोसिस। तो आपको बात पता होनी चाहिए कौन सा डिवीजन करता है स्पोरोजेनस टिश्यू, मियोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक सेल है ना स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो इतनी क्षमता रखती है कि एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड बना दे। प्रत्येक को क्या कहते हैं, ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन। किसको ईच वन कह रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल है जो टेट्रेड बनाएगी उसको कह रहा है ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन। और माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए अब फिर से देखेंगे, एक बार फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। वो प्रोसेस जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर बनता है, किससे, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की घटना को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। जब माइक्रोस्पोर बनता है ना मियोसिस के थ्रू, तो एक क्लस्टर ऑफ 4 सेल मतलब एक दो तीन और 4, ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है, ठीक है। वही लिख रहा है कि द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल द माइक्रोस्पोर टेट्रेड। अब आपको पता है कि एंजाइम होता है, ऐसा आज मुझे जहाँ तक लग रहा है कैलेस एंजाइम होता है, मैं डैम श्योर नहीं हूँ, लेकिन कैलेस एंजाइम जो होता है इसको तोड़ता है क्लस्टर ऑफ 4 सेल को। देखिए दे रहा है
As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other. Dissociate मतलब ये अलग होंगे, ये अलग होगा, ये अलग अलग होके एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन के बन जाएंगे। तो कैलेस एंजाइम होता है जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड को तोड़ता है। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े पॉलन ग्रेन। एक बात याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी क्या होती है, यानी होती है। पोलैरिटी का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है वो कभी कभी। ठीक है, अब आगे देखिए। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अगर कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल को कि फीमेल गैमेटोफाइट को, तब बताएंगे क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powder pollen grain on your finger। ठीक है, ये तो सब कॉमन चीज़ें बता रहा है, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अब चलिए आगे इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में। अब ये देखिए पॉलन ट्यूब, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि पॉलन ट्यूब की खोज जो है GBMC ने की थी। ठीक है, अब चलिए पॉलन ग्रेन के कुछ जनरल फीचर के बारे में देखते हैं। Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब कुछ ऐसे गोल गोल सा होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली गोल नहीं होता। ठीक है, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, जो इसका वो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। याद रखिएगा ये माइक्रोमीटर दिया है, वो हो सकता है वहाँ पर नैनोमीटर भी दे दें। ठीक है, कुछ और मीटर दे दें, तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसके सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कितनी सेल्स होते हैं। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इस पर 2 लेयर वॉल होते हैं, किस पर, पॉलन ग्रेन पे। The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known। जो अब पॉलन ग्रेन के ऊपर जो हार्ड लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिन की प्रॉपर्टी क्या है, सब बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये अब तक का सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मटेरियल रजिस्ट करता है जाने के पदार्थों में से है। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये क्या क्या सहन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, बहुत ज़्यादा एसिडिक करेक्टर, बहुत ज़्यादा अम्लीय करेक्टर को। ठीक है, और एल्कली मतलब बेस को। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन। अभी तक ऐसे किसी भी एंजाइम का पता नहीं चल पाया है जो स्पोरोपोलिनिन को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, pollen grain enzyme has prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent। pollen grain जो pollen grain एंजाइम होता है ना, उसका एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अगर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है नीट में, ये स्टेटमेंट बन सकता है ट्रू फॉल्स के तौर पर। जर्म पोर, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट वेयर जर्म पोर इज प्रेजेंट। ठीक है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट होगा। फॉल्स में क्या कर देगा, इन जर्म पोर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा कहाँ पर, जहाँ पर जर्म पोर होगा। जर्म पोर क्या काम करता है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखिए। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। पॉलन ग्रेन को क्या होता है ना, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, किसके कारण, किस केमिकल कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण। ठीक है, तो मतलब स्पोरोपोलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से अंडरलाइन करनी है अपने बुक में, इसी तरीके से समझना है। ठीक है, और जर्म अगर जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। ये इसको अपसेंट गोला बना लीजिएगा। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड के लिए आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप भी अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। एक्साइन जो होता है ना, एक फैसिनेटिंग एरा पैटर्न डिजाइन, मतलब एक्साइन क्या करता है, बहुत मतलब एक फैसिनेटिंग, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का पैटर्न और डिज़ाइन को वो
एग्जिबिट करता है, ठीक है। वाई डू यू थिंक द एग्जाम शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। देखिए फंक्शन ऑफ जर्म पोर ने बता दिया, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब आगे देखिए, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। जो पॉलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, ठीक है। दो लेयर होती है पॉलन ग्रेन में, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन के बारे में मैंने बता दिया, अब इंटाइन के बारे में देखिए। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अनदर इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और ये थिन और कंटिन्यूअस मतलब ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। देखिए आपको दिख रही होगी, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रही है, माफ करिएगा, ठीक है। थिन एंड कंटिन्यूअस होगी। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा ना, वो किससे सुरक्षित होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सुरक्षित होगा। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन टू सेल। जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। मेच्योर का मतलब जैसे हम लोग भी मेच्योर होते हैं, हम लोग भी कहा तो मेच्योर हो गए, बड़े हो गए, तो उसी तरह पॉलन ग्रेन भी मेच्योर होगा। व्हेन द पॉलन ग्रेन मेच्योर इट कंटेन टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। जो वेजिटेटिव सेल होता है कैसा होता है, बिगर मतलब देखिए बड़ा, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम से। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियर। वेजिटेटिव सेल कैसा होगा, बिगर होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फूड स्टोर होंगे, ठीक है। एंड लार्ज, बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा, देख लीजिए इरेगुलर शेप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हिसाब किताब पता चल रहा है। न्यूक्लियस का कोई शेप निश्चित से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वही लिख रहा है ये। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होती है ना, स्मॉल होती है और किसके साइटोप्लाज्म में तैरती है, वेजिटेटिव सेल की। तो देखिए ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। और ये क्या है, जनरेटिव सेल है। देखिए जनरेटिव सेल स्मॉल है और तैर भी रही है इसके साइटोप्लाज्म में, किसके, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इट इज स्पेंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इट इज स्पेंडल से, इट इज का मतलब क्या हुआ, जनरेटिव सेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट इज स्पेंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। अब आगे देखिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेट एट दिस टू सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है दो सेल स्टेज पे क्या काम करता है, सेट करता है, सेट माने होता है, ठीक है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली to give rise to the two male gamete before pollen grain are set। अब एंजियोस्पर्म में तो 60% में गिर गया, और अदर में क्या होगा, इन द रिमेन जो बचे स्पीसीज हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। यहाँ पर जनरेटिव सेल क्या होगा, डिवाइड होगा माइटोटिकली। याद रखिए एग्जाम में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि ऐसे ऐसे तो नहीं लिखेगा एग्जाम, एग्जैक्ट फ्रेम तो नहीं करेगा, फ्रेम ये कर सकता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली की जगह मियोटिकली दे देगा, टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आपको पता चल गया कि फॉल्स है। जनरेटिव सेल कैसे डिवाइड होती है, माइटोटिकली। तो बस आपको इसमें शब्दों का बस पकड़ना है, एनसीईआरटी के शब्दों को आपने पकड़ लिया तो आपने नीट के एग्जाम में पकड़ बना ली अपना। इस बात को ऐसे डायरेक्टली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। गिव राइज टू टू मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेट। अब कुछ चलिए ये तो एंजियोस्पर्म में हो गया। अब देखिए थोड़ा कुछ ट्रिक मैंने लिखी हुई है, ACPE एंजियोस्पर्म, साइकस, पाइनस, इफेड्रा। एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे, साइकस पे 3, पाइनस पे 4, इफेड्रा पे 5 सेल स्टेज पे, ठीक है। ये याद रख रहिएगा। और हाँ एक चीज़ और देखिए, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट दे रही है, एक होगी वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है इसमें, और एक नॉन मोटाइल होगा इसमें से, ठीक है। अब आगे देखिए, pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis। pollen grain के से बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, क्या काम करते हैं, एलर्जी काम करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लेक्शन का काम करते हैं कुछ पीपल में, ठीक है। इससे क्या होता है, क्रॉनिक मैंने पुरानी डिजीज होती है, ठीक है। क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देखिए होगा कि आपने जैसे कभी किसी अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं किसी पार्टिकुलर मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी का नतीजा है। इट मे बी मेंशनड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेटेड विथ imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy।
आपको मैं बात बता दूँ, भारत के पास जब अनाज का संपूर्ण भंडार नहीं था, तो भारत जो अमेरिका से गेहूँ मंगाता था, तो अमेरिका वालों ने शायद ये किया कि पार्थेनियम भी दे दिया गेहूँ के साथ, ठीक है। और उससे क्या प्रॉब्लम हो गई, पॉलन एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पॉलन एनर्जी की प्रॉब्लम होगी भारत में। अब पॉलन एनर्जी को हे फीवर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा कि पॉलन किट इज फाउंड इन एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब जो जिस फ्लावर का इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसको कहते हैं एंटोमिलस फ्लावर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पॉलन किट किसमें पाई जाएगी, एंटोमिलस फ्लावर में पाई जाएगी। अब आगे देखिए, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पॉलन ग्रेन जो होता है उस अगर आप उसको खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन मतलब पोषण आपको भी मिलेगा खाने से। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। अब मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में नीट में एक क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले कि पॉलन टैबलेट यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, नहीं फूड सप्लीमेंट था और 2-3 सप्लीमेंट और 2-3 तरीके से और थे, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका फूड सप्लीमेंट होगा। पॉलन टैबलेट कैसे यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। देखिए एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बना रही है ना, मतलब सॉरी नीट जो क्वेश्चन बना रहा है छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ रहा है, ठीक है। आपको इसी चीज़ को समझना होगा। इन वेस्टर्न कंट्री large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market। वेस्टर्न कंट्री मतलब जो पश्चिमी देश है, यूएस यूके में क्या होता है, पॉलन ग्रेन के बहुत सारे प्रोडक्ट किस फॉर्म में होते हैं, सिरप फॉर्म में होते हैं, टेबलेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। रिसेंटली बात कही गई कि पॉलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। अभी कुछ मतलब ऐसा क्लेम किया गया था कि पॉलन टैबलेट से क्या होता है ना कि एथलीट जो धावक जो होते हैं उनकी दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कहा गया है। अब आगे देखिए, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायलेबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। व्हीट और राइस में क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन जैसे रिलीज हुआ 30 मिनट के अंदर अपनी क्षमता खो देगा। मतलब कैसी क्षमता खो देगा, जो मतलब पॉलन ग्रेन कुछ जो फंक्शन करता है वो 30 मिनट के अंदर ही सब कुछ करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। किस केस में, व्हीट और राइस के केस में, ठीक है। लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर ए मंथ। लेकिन रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन लगभग 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक अपने आप की वायबिलिटी को मेंटेन किया रहता है, ठीक है। ये सोलेनेसी में चोखा फैमिली चोखा फैमिली आती है, मतलब कि टमाटर आ गया आपका, आलू आ गया, बैगन आ गया, सोलेनेसी फैमिली सब पाए जाते हैं, ठीक है। एक जैसे अब ये देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन -196 TC का क्या मतलब ये हुआ कि जो इस स्पर्म को सुरक्षित किया जा सकता है, जब एक को सुरक्षित किया जाए उसी तरीके से पॉलन ग्रेन को भी सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर कौन सा होगा, -196। इसको क्या कहेंगे, और हाँ गैस भी होगा लिक्विड नाइट्रोजन। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि पॉलन ग्रेन को स्टोर हम सॉलिड नाइट्रोजन में करते हैं, गैस नाइट्रोजन में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, आप बोलेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में। इस टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। तो आज बस इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी हर लाइन को इसी तरीके से आप भी मार्क कर पढ़ते रहिएगा, ठीक है बच्चों। ओके।